मैं रायबरेली में रहता हूँ और अपनी बहन से मिलने मुंबई आया था। अब वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधाएं थी। मैं चाहता तो प्लेन से भी सफर कर सकता था, मगर फिर भी मुझे ट्रेन से सफर करना ज्यादा अच्छा लगता था, और उसकी भी एक वजह थी। रेलवे स्टेशन पर आने में अभी थोड़ा समय बाकी था। मैं मुंबई के प्लेटफॉर्म पर बैठा लोगों को भागते दौड़ते देख रहा था। लोग धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे थे। आज भी टिकट लेने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। कुछ यात्री टिकट लेकर धीरे धीरे वेटिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, और जो पहले से वेटिंग रूम में बैठे थे वो ट्रेन के इंतजार में टिकट को उलट पलट कर देख रहे थे या अपनों से बातें करने में लगे हुए थे। मैं रायबरेली लौटने के लिए एक छोटा सा बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठा था। उस बैग में मेरी जरूरत का सारा सामान था। एक किताब जो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी, 2 जोड़ी कपड़े, खाने के लिए कुछ नमकीन और भुनी हुई मूंगफली के कुछ पैकेट्स। मैं मूंगफली का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी है, मगर उससे बढ़कर ये मेरे लिए एक बेहद खास किसी अपने की यादें हैं। आज भी जब मैं मूंगफली के पैकेट्स देखता हूँ तो मेरी आंखों के सामने वही चंचल सा मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। वही चेहरा जिसे मैंने बरसों चाहा है और आज भी चाहता हूँ। उसकी मुस्कान मेरे लिए जिंदगी की उम्मीद बन गई थी। कुछ बातें और कुछ बीते हुए लम्हे ही जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। हम 2 भाई-बहन थे। हमारे पिता का देहांत हो चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी के लिए कोशिशें शुरू की, लेकिन अपने शहर में मुझे कोई काम नहीं मिला। इसलिए नौकरी की तलाश में मैंने मुंबई जाने का फैसला किया। ये बात कई साल पहले की है। वह भी सर्दियों की एक बेहद खूबसूरत सुबह थी। लोग अपने शरीर पर 4-4 कपड़े लपेटे इधर उधर भाग रहे थे, और मैं भी उन्हीं में से एक था। लोग स्वेटर, दस्ताने, मोटे कोट, ऊनी टोपी और ना जाने क्या क्या पहनकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे ज्यादा ठंड नहीं लगती थी। मैं अक्सर सोचता था कि लोग ठंड से इतना क्यों घबराते हैं। मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद है। शायद सर्दियाँ प्यार करने वालों के लिए किसी त्योहार की तरह होती है। यही वो समय होता है जब 2 लोग चुपचाप एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के वादे कर लेते हैं, और किसी को भनक तक नहीं लगती। उस दिन कोहरे ने पूरे वातावरण को अपने घेरे में लिया हुआ था। एक कदम की दूरी पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज कब का नींद से जागकर कोहरा हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बैठा ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, और मानो मेरी सांसों में फिर से जान आ गई। ये उन दिनों की बात है जब मैं इसी ट्रेन से नौकरी की तलाश में मुंबई जा रहा था। मेरे दोस्तों ने बताया था कि मुंबई में आसानी से काम मिल जाता है। पूरे देश के लोग वहां कमाई की आशा लेकर जाते हैं, और साथ ही उसकी सुंदरता का आनंद भी उठाते हैं। खैर, मैं भी मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने के लिए टिकट हाथ में लिए ठंड की उस कड़कती सुबह का आनंद ले रहा था, और मूंगफली खाते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। कई सारे लोग काम की तलाश में मुंबई आते हैं। काम करने के साथ साथ यहाँ के नज़ारे भी देखते हैं। मैं भी काम के सिलसिले में मुंबई जा रहा था। टिकट हाथ में था। ठंडी सुबह थी। मैं मूंगफली खाते हुए उस मौसम का मजा ले रहा था। ट्रेन आई तो मैंने अपना बैग उठाया और जिस डिब्बे में मेरी सीट थी उसमें चढ़ गया। अंदर कुछ यात्री पहले से ही बैठे थे। सामने की सीट खाली थी तो मैंने बैग वहीं रखा और खुद पास वाली सीट पर बैठ गया। सौभाग्य से मेरी सीट अकेले की थी। किसी और के साथ शेयर नहीं करनी थी। करीब 10 मिनट बाद ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे चलने लगे। स्टेशन से काफी लोग सवार हुए थे। धीरे धीरे डिब्बों में भीड़ बढ़ गई, लेकिन मेरे सामने वाली सीटें अब भी खाली थी। जब ट्रेन पूरी तरह चल पड़ी तो मुझे हल्का महसूस हुआ। मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगा। कुछ ही देर में ट्रेन की रफ्तार फिर थोड़ी धीमी हुई। बाहर खेत, गांव और दूर दूर तक फैले पेड़ों के नज़ारे थे।
मैं सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे हर चीज से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। ट्रेन रुक गई। वहां कुछ यात्री चढ़े, कुछ नीचे उतरे। 5 मिनट के बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी और कुछ ही सेकंड में रफ्तार पकड़ ली। पेड़, खेत, सड़कें सब पीछे छूटते जा रहे थे और मैं खिड़की से बाहर की दुनिया में खोया हुआ था। साथ ही दिमाग में यही चल रहा था, मुंबई पहुंचकर नौकरी कैसे मिलेगी? कितने दिन लगेंगे? क्या मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा? तभी अचानक मेरे कानों में किसी लड़की की आवाज पड़ी। एक्सक्यूज मी। मैं कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से ध्यान हटाकर आवाज की दिशा में देखने लगा। मेरी नजरें उस आवाज की ओर उठी। सामने एक सुंदर चंचल सी लड़की खड़ी थी। उस लड़की की उम्र कोई 20-22 साल रही होगी। वो मेरी ओर ही देख रही थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। अब मेरी नजरें उसके मासूम चेहरे पर टिक गई। गोरा निखरा रंग, सुनहरे बाल, संतुलित कदकाठी, और उसे देखकर मन ही मन मैं उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसने दोबारा कहा, एक्सक्यूज मी। मैंने कहा, जी कहिए। उसने उस सीट की ओर इशारा किया जहां मैंने अपना बैग रखा था और पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने उसकी ओर देखकर तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल। इतना कहते ही मैंने अपना बैग उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वो आकर बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। वह भी बाहर खिड़की की ओर देखने लगी। बीच बीच में उसने 1-2 बार मेरी तरफ भी देखा। सच कहूं तो मैं तो उसकी खूबसूरती में खो गया था। थोड़ी देर बाद मैंने बात शुरू करने की कोशिश की और पूछा, क्या ये सीट आपकी है? वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, दरअसल मैं देर से पहुंची थी, इसलिए अपने डिब्बे तक नहीं जा सकी। जैसे तैसे इसी डिब्बे में चढ़ गई। टिकट चेकर से बात की तो उन्होंने कहा, जब तक अगला स्टेशन नहीं आता आप यहीं बैठ जाए, फिर मैं अपने डिब्बे में चली जाऊंगी। वो लड़की बड़ी बेफिक्री से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट या परेशानी नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। वो हंसते हुए बोली, वैसे तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? एक सुंदर लड़की तुम्हारे सामने बैठी है। वो इतनी बेफिक्री से बोल रही थी कि मैं हैरान रह गया। एक तो वो जवान लड़की अकेली सफर कर रही थी और ऊपर से इतना आत्मविश्वास। उसकी निडरता और खुलापन देखकर मैं सचमुच दंग रह गया। लेकिन मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। वो मुझे जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की लगी। उसके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान थी और मैं उसी मुस्कान पर लूटा जा रहा था। मैं सोच में पड़ गया। दुनिया में ज्यादातर लोग तो हर वक्त किसी ना किसी परेशानी का रोना रोते रहते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को दौलत की कमी है, किसी को अपनों का धोखा। हर तरफ बस शिकायतें, शिकवे और दुख की कहानियां। लेकिन ये लड़की अकेली सफर कर रही थी। सामने एक अनजान आदमी बैठा था, फिर भी वो इतनी सहज बेपरवाह थी। वो तो जैसे किसी और ही दुनिया की थी। एक ऐसी दुनिया जहां दुख का कोई नामोनिशान नहीं था। उसके चेहरे पर जरा सा भी कोई गम नहीं झलक रहा था। ना कोई दुख ना कोई गम। मैं सोच रहा था, आखिर ये कौन सी दुनिया की रहने वाली है। अब वो अपने बैग से एक किताब निकालकर उसको पढ़ने में व्यस्त हो गई। मैं अब भी नजरें चुराकर उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसने किताब बंद की तो मैंने फिर से बातचीत करने की सोची। उस वक्त मैं मूंगफली खा रहा था, तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मूंगफली खाइए। मैंने होठों पर हल्की सी बनावटी मुस्कान सजाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और मूंगफली का पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। वो कोई झिझकने या शर्माने वाली लड़की नहीं थी। उसने मना नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा पैकेट ही ले लिया। मैंने अपने बैग से दूसरा पैकेट निकाला और फिर हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने मुस्कुराकर जवाब देने के बजाय सवाल किया। वो हंसते हुए बोली, मैं तो दुनिया देखने निकली हूँ। असली मंजिल तो कहीं और है। उसका ये जवाब मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा, मेरा मतलब था कि आप कहाँ जा रही हैं? उसने मूंगफली चबाते हुए जवाब दिया, मुंबई। मैंने हंसकर कहा, फिर तो सफर मजेदार रहेगा।
उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपकी किस्मत है। फिर बोली, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। वो बोली, बहुत अच्छा, क्या आप वहाँ कोई काम करते हैं? मैंने कहा, नहीं, नौकरी की तलाश में ही जा रहा हूँ। सुना है कि मुंबई में काम आसानी से मिल जाता है। मैंने विस्तार से अपनी बात बताई। उसने गहरी सांस ली और कहा, ओ, इसलिए आप मुंबई जा रहे हैं? मैंने उससे पूछा, आप मुंबई क्यों जा रही हैं? उसने कहा, मेरा घर मुंबई में ही है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अपने मामा के पास आई थी। मेरे एक ही मामा है, बेचारे बीमार रहते हैं। मैंने कई बार कहा कि मेरे साथ मुंबई चलो, वहाँ आपका अच्छे से इलाज कराऊंगी, लेकिन वो मानती ही नहीं। फिर थोड़ी देर सोचकर वो बोली, कभी कभी रिश्तों को भेंस देनी चाहिए, सारी उम्र पैसों के पीछे भागते रहना ठीक नहीं होता। उसने ट्रेन की छत की ओर देखते हुए ये बात कही थी। फिर मुस्कुराकर बोली, मैं बिजनेस से जुड़ी लड़की हूँ, अपने पापा का बिजनेस मैं ही संभाल रही हूँ। जब मैं 17 साल की थी तभी से इसमें लगी हूँ, अब तो इसे संभालते सालते 5 साल हो गए हैं। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। मेरे मम्मी पापा कुछ साल पहले ही कार एक्सीडेंट में चल बसे थे, मुझे अकेला छोड़ गए। पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। एक भाई भी था जो बचपन में ही चल बसा। माता पिता की मृत्यु भी शायद ईश्वर की ओर से एक परीक्षा थी, या कोई और कारण कि मैंने धीरे धीरे जीना सीख लिया और अब तो अकेले ही सब कुछ कर लेती हूँ। अब तो मैं इतनी निडर हो गई हूँ कि अच्छों को सीधा कर देती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं उनके साथ अक्सर उनके ऑफिस जाती थी, अलग अलग दौरों में भी साथ होती। उनकी मृत्यु के बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस के बारे में भी सीखना शुरू कर दिया। अब मैंने MBA कर लिया है और पापा का बिजनेस भी संभाल रही हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एक सुखद जीवन जी रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा शायद वह मुझे बेवकूफ बना रही है और मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही है। खैर, हमारी बातें चलती रही। उसने आगे बताया कि उसके पापा उसकी शादी अपने रिश्तेदारों से बाहर करना चाहते थे, लेकिन पापा को और अब उसे भी अब तक ऐसा कोई समझदार और स्वभाव में मेल खाने वाला लड़का नहीं मिला। कई लड़के उसकी ओर आकर्षित भी हुए मगर उनमें लालच भरा था। उनकी नज़र उसकी संपत्ति, बैंक बैलेंस और गाड़ियों पर ज्यादा होती थी। सच तो ये है कि किसी की आंखों में सच्चाई नहीं झलकती थी। उसे कोई ऐसा सच्चे दिल वाला इंसान नहीं मिला जो उसकी तरह सोचता हो। जो भी मिला कठोर स्वभाव और लालची निकला, जबकि उसे तो ऐसा साथी चाहिए था जो ईमानदार और सच्चा हो। जब उसके माता पिता गुजर गए तो उसने अपना पूरा ध्यान बिजनेस में लगा दिया। अब वो बहुत खुश है क्योंकि वह अपने लिए जीती है। उसका मानना है कि दुखों और परेशानियों को सिर पर लाद कर जीवन से कुछ हासिल नहीं होता। 4 दिन की जिंदगी है, हर इंसान को मुस्कुराकर बितानी चाहिए। इसी सोच के कारण वो हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। जब वो बिजनेस के काम से थक जाती है तो कभी गार्डन में, कभी गांव में घूमने निकल जाती है। वहाँ गरीबों से मिलकर उनके बच्चों से प्यारी बातें करके जो सुकून उसे मिलता है वो शब्दों में नहीं बता सकती। वह यही सोचती है कि खुद को दुखों का घर बनाकर आखिर मिलता ही क्या है, यही उसका जीवन है। फिर उसने अचानक मुझसे बड़ी सहजता से पूछा। अब तक उसने मेरा नाम भी नहीं पूछा था। पहले तो वह आप कहती थी और अब सीधे तुम पर आ गई थी। वैसे नाम तो मैंने भी उससे पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मेरे दिल में उस समय एक मीठा संगीत सा बजने लगा था। वह जब बोलती और मुस्कुराती तो बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उसे बताया कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ। मुझे गरीबी विरासत में मिली है। मेरी एक माँ है जिन्होंने मेहनत करके मुझे पाला पोसा और फिर पढ़ाया। अब वो अक्सर बीमार रहने लगी है। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। पिताजी को गुजरे लंबा समय हो गया है। हम 2 भाई बहन हैं। मैं अपनी बहन को माँ के पास छोड़कर अपने शहर से निराश होकर मुंबई नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ।
मेरे साथ 2 और जिंदगियां जुड़ी हुई है। खुद को और उन्हें जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। यही सब मेरी जिंदगी में चल रहा है। अभी बहन की शादी भी करनी है और बाकी सब भगवान पर छोड़ रखा है। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा और फिर चुप हो गया। जैसे ही मैं शांत हुआ, वह मुस्कुरा दी। तुम मेरी गरीबी पर हंस रहे हो? मैंने नाराजगी से पूछा। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैं तो तुम पर हंस रही हूँ कि मर्द होकर कठिनाइयों से लड़ने की बजाय निराश हो बैठे हो। मर्द होकर ऐसे निराशा भरे शब्द बोलते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी उदासी तुम्हारे हाव भाव से झलक रही है। अभी तो तुम जवान हो, पढ़े लिखे भी हो, फिर निराशा क्यों? हमारी बातों का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि ट्रेन ने एक स्टेशन पर रुकने की सूचना दी। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकी, मैं नीचे उतरने के लिए उठा और उससे कहा, यही रुकना, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। गाड़ी में चाय, गरम पकवान और जाने क्या क्या बेचने वाले आए तो थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया था। बस मूंगफली और नमकीन पर ही गुजारा किया था। पानी की बोतल भी वैसे की वैसे ही पड़ी थी, क्योंकि सर्दियों में प्यास कम ही लगती है। मैं नीचे जाने ही वाला था कि उसने मुझे रोक दिया। फिर बोली, मैं जाती हूँ। जानते हो क्यों? आजकल लड़कियों की बात ज्यादा चलती है और मैं तो सुंदर भी हूँ। देखना, मुझे भीड़ में सबसे पहले सब मिल जाएगा। उसने तिरछी नजर से मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगी। मैं सोच रहा था, बड़ी निडर लड़की है। शायद उसकी बात मुझे भी थोड़ी चुभ गई थी। वह नीचे उतर गई और उसने वही कर दिखाया। वह बाहर खड़ी थी और मैं खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा। वो जहां भी कुछ लेने गई भीड़ में सबसे अलग दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सब उसके इशारे के इंतजार में हो। वो जहां भी कुछ लेने गई भीड़ में सबसे अलग दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सब उसके इशारे के इंतजार में हो। सामान बेचने वाले उसके चारों ओर ऐसे आवाजें लगा रहे थे जैसे वह कोई और ही प्राणी हो। वो वहां भी मुस्कुरा रही थी। मैं अंदर बैठा ये नजारा देख रहा था। मैं मन ही मन पुरुषों की मानसिकता पर हैरान हो रहा था। अपने घर की औरतों के लिए कुछ नहीं कर सकते और दूसरी औरतों के पीछे दीवाने बन घूमते रहते हैं। थोड़ी देर में वह क्या क्या लेकर वापस आए मुझे ठीक से दिखा भी नहीं, लेकिन उसके हाथ में भुनी हुई मूंगफली के कई पैकेट्स थे और मैं हैरान रह गया। मेरी नजरें उन्हीं पैकेट्स पर टिक गई। मैंने पूछा, इतने सारे पैकेट्स? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे पता है कि तुम मूंगफली के शौकीन हो और रास्ते में बातों बातों में न जाने कितने पैकेट्स खा गए हो। ये रख लो, मेरी तरफ से है, सफर में काम आएंगे। मैं थोड़ा झप गया और बोला, आपने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, मैं ये नहीं लूंगा। उसने मेरी नाराजगी को भांपते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम भी कितने नादान हो। मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक क्यों उड़ाऊंगी? मैं तो बस एक हमसफर होने के नाते लाई हूं। और फिर मैंने भी तो तुमसे एक पैकेट लिया था। ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन हमारे बीच की बातों का सिलसिला नहीं थमा था। कई स्टेशन बीत गए, लेकिन उसने एक बार भी अपने डिब्बे में लौटने की बात नहीं की थी। और सच कहूं तो मैं भी उसका साथ चाहता था। फिर भी मैंने पूछ ही लिया, क्या आप अपने डिब्बे में नहीं जाएंगी? वो होले से मुस्कुराया और बोली, इतना अच्छा साथी मिला हो तो इस पगली का दिल कैसे करेगा कि उसे छोड़ दूं। मैं चौंक गया। एक लड़की होकर वो कितनी बेफिक्री से बातें कर रही थी। ऐसी बातें तो मैंने सिर्फ मर्दों से सुनी थी, लेकिन आज वो हर रूढ़ी को तोड़ रही थी। मैं भी मुस्कुरा दिया। कितना खुशनसीब सफर था और कितना हसीन हमसफर। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि ये ट्रेन किसी बेशकीमती हीरे से कम नहीं और हर किसी को ऐसा सफर और ऐसा हमसफर नसीब नहीं होता। इतना लंबा सफर कब कट गया पता ही नहीं चला। अब मुंबई आने वाली थी और मेरा दिल बेचैन हो गया था। दिल कर रहा था कि ये ट्रेन बस यूं ही चलती रहे, मैं उससे यूं ही बातें करता रहूं और ये सफर कभी खत्म ना हो। मगर सच तो ये था कि अब हम दोनों को अपने अपने रास्ते जाना था। ट्रेन स्टेशन पर रुक चुकी थी। यात्री उतरने लगे थे।
मैंने भी अपना बैग उठाया। वह भी खड़ी हो गई। हम दोनों एक साथ ट्रेन से नीचे उतरे और फिर रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए। अब मैं उसे बाय कहकर अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन मेरे दिल की हालत ऐसी थी जैसे मैं कोई अनमोल चीज खोने जा रहा हूं। आखिर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूं। जिंदगी रही और ऊपर वाले ने चाहा तो शायद फिर किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाएगी। वो अचानक मुस्कुराकर बोली, कहाँ जा रहे हो भगोड़े? उसके इस शब्द पर मैं चौंक गया, मगर अगले ही पल मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई नौकरी तलाश करने। वो तुरंत बोली, अरे पागल, नौकरी खुद चलकर तुम्हारे पास आई है और तुम उसे छोड़कर कहीं और खोजने जा रहे हो। बेवकूफ कही के, नौकरी तो तुम्हारे सामने खड़ी है। सफर के दौरान भी वो मुझे ऐसे ही अजीब मगर प्यारे शब्दों से पुकारती रही। वो फिर कहने लगी, तुम्हें कहीं और नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगी। तुम अच्छे हो, पढ़े लिखे हो और तुम्हारी बातों से मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम शरीफ भी हो। मुझे अपने बिजनेस के लिए तुम्हारे जैसे ही किसी ईमानदार इंसान की जरूरत है। इतना कहकर उसने अपने ड्राइवर को फोन किया। कुछ ही मिनटों में एक शानदार चमचमाती कार स्टेशन पर आ पहुंची, जैसे वो पहले से ही उसके लिए खड़ी हो। ये सब देखकर मुझे यकीन होने लगा कि ट्रेन में जो कुछ उसने कहा था वह सब सच था। जिसे मैं मजाक समझ रहा था, वो दरअसल उसका सच था। मैंने उसके साथ उसकी फैक्ट्री में 6 महीने तक काम किया और फिर एक दिन वो खुद मेरे पास आई और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन उसने बड़ी गंभीरता से मुझे यकीन दिलाया कि वो सच कह रही है। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहली ही मुलाकात में पसंद कर लिया था। सोचो तो सही, क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि एक पूरे लंबे सफर में यूं ही तुमसे बातें करती रही। मैंने तुम्हें पहली ही नजर में अपना जीवन साथी मान लिया था। मैं स्तब्ध खड़ा था, क्योंकि मैं तो खुद को उसके ड्राइवर के मुकाबले में भी नहीं समझता था, लेकिन उसने मुझे अपना जीवन साथी चुन लिया। कहते हैं ना, औरत को कोई नहीं समझ सका। उसके कई रूप होते हैं और हर रूप अनोखा होता है। वो मुझे बोली, अब तुम्हें कहीं और नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मैंने इन 6 महीनों में तुम्हें अच्छे से परख लिया है और अब मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? मेरे तो शब्द ही थम गए। मैं भला कैसे मना कर सकता था? किस्मत खुद चलकर मेरे पास आई थी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। उसने जो कहा वह करके दिखाया। 3 महीने बाद उसने मुझसे शादी कर ली। इस तरह हम पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते में बंध गए। मैं अपनी किस्मत पर हैरान था कि ये सब कैसे हो गया। हमारी जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। उसने मुझ जैसे एक साधारण इंसान को प्यार और इज्जत दी, एक बेहतरीन पत्नी बनकर दिखाया। भगवान ने हमें पहले एक बेटा और फिर लक्ष्मी के रूप में एक बेटी दी। अब मैं पूरी तरह मुंबई में बस गया था। अपनी बहन की शादी मैंने रायबेली में रिश्तेदारों में कर दी थी और माँ को अपने पास ही ले आया था। मेरी शादी के तीसरे साल एक दिन माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उन दुख के दिनों में मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सहारा दिया। शायद वह ना होती तो मैं टूट चुका होता, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी बहन अब अपने घर में खुशहाल है, लेकिन मेरी वह चंचल हंसमुख पत्नी अब मेरे साथ नहीं है। शादी के 5 साल बाद किसी बीमारी की वजह से वह मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब मेरे पास उसकी यादें हैं, उसकी बातें हैं, उसकी कुछ निशानियां हैं। उसका बिजनेस मैं ही संभाल रहा हूँ। मेरी बेटी अब 10वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा उच्च शिक्षा के लिए लंदन चला गया है। आज भी जब मैं अपनी बहन से मिलकर मुंबई लौट रहा था, वही स्टेशन आ गया जहां पहली बार मेरी पत्नी से मुलाकात हुई थी। ट्रेन भी वही है। हाँ, डिब्बा और सीट जरूर अलग है, लेकिन खिड़की उसी दिशा की है। रेलवे की पटरी भी वही है, ट्रेन की आवाज भी वैसी ही है। बस नहीं है तो मेरी हमसफर, मेरी जीवन संगिनी। उसने मुझे बदल दिया। मुझे कूड़े के ढेर से उठाकर महल में बसा दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, लेकिन वो नहीं है।
आज भी मैं उसी ट्रेन से रायबेली से मुंबई का सफर करता हूँ। वही कपड़े, वही बैग, वही मूंगफली के खाली पैकेट और उसकी दी हुई किताब आज भी मेरे पास है। उस किताब से उसकी खुशबू आती है जो मुझे उसकी यादों में ले जाती है। हर महीने में एक बार मैं रायबेली और मुंबई का सफर करता हूँ, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कभी मेरी हमसफर मुझे फिर से मिल जाए। शायद कभी फिर से मेरी वो पत्नी मेरी हमसफर उसी ट्रेन में कहीं दिखाई दे। लेकिन मैं जानता हूँ वो तो अब उस दुनिया में है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। हाँ, वहाँ मैं भी जा सकता हूँ। एक दिन फिर मिल सकूंगा अपनी मंजिल से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।